हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप डूइंग रियली वेल। एग्ज़ाम पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की। तो 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, आज है तीसरा चैप्टर। तो देखते हैं कौन सा चैप्टर है आज। 2 चैप्टर इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यह इसका तीसरा चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है संग्रहण से उत्पादन तक। जो उन्होंने फसलें बनाई, जो उसने फसलें बोई होगी, उनका स्टोर कैसे किया होगा और उत्पादन कैसे किया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं। भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसल और पाले गए पशुओं से मिलता था। भिन्न भिन्न फसलें को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जल वायु की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब जो भिन्न भिन्न फसलें हैं वो भिन्न भिन्न समय में उगाई जाती हैं। जैसे कि धान की फसल गर्मियों में उगाई जाती है और गेहूं की फसल सर्दियों में, मतलब विंटर में उगाई जाती है। और इसके लिए भिन्न भिन्न वेदर की, मतलब भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। जो धान की खेती, जो राइस होते हैं, जो चावल होते हैं, उसमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है गेहूं और जौ के मुकाबले। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ और बकरी अधिकांश स्वास्थ्यपूर्ण जीवित रह सकती है। पर जैसे कि एक मिनट, तो फिर हम इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि जो फसलें होती हैं वो भिन्न भिन्न मौसम में उगती हैं। कुछ तो विंटर में उगने वाली होती है और कुछ समर में। वो इसके लिए अलग अलग जलवायु की जरूरत पड़ती है। वैसे ही पशुओं के लिए भी अलग अलग वातानुकूल, मतलब कि अलग अलग वेदर की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग मौसम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पहाड़ों में बकरियां और भेड़ व सहसापुर अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खेती की शुरुआत कैसे हुई, खेती और पशुपालन की। दुनिया की जलवायु बदलती रही। जिसके हम ऊपर कल सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे कैसे जलवायु परिवर्तन होने लगे। ठंडे मौसम से गर्म मौसम में थोड़ा थोड़ा प्रवेश होने लगा, वेदर थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट होने लगा गर्मियों में। साथ ही लोग जैसे वनस्पतियां और पशु का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वह भी बदले। मतलब धीरे धीरे जो वनस्पति और पशु वो पालते थे वो भी बदल गए। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया और खाने योग्य वनस्पतियां जहाँ जहाँ मिल सकती थी, बीज कैसे अपने डंडल से टूट कर गिरते थे, बीज गिरने का अंकुरित, जो बीज गिरते थे पककर वो अंकुरित हुए और जिसे पौधे निकलना आदि, उससे पौधे निकलने लगे। इसी तरह से उन्हें पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक संग से बड़े हो सकें और उनके बीज पक सकें। और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। जैसे कोई भी वहाँ ट्री होगा वो पका होगा और उसके फल फिर नीचे अंकुरित हुए होंगे। ठीक है, तो उनकी देखरेख की होगी किससे, चिड़ियों से, जंगली जानवरों से। तो धीरे धीरे उन्होंने इस बीज का भंडारण किया होगा और फिर उसे खाया भी होगा और कुछ भंडारण किया होगा ताकि आगे भी हम पौधे बीज सकें। ठीक है, नेक्स्ट है। इस तरह से लोग अपने घरों के आसपास जानवर, लोगों के जो घर के आसपास जानवर रहते थे, उन्हें चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने लगे ताकि उसे पालतू बनाया जा सके। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज होगा। ठीक है, वो क्या होगा, कुत्ते का जंगली पूर्वज होगा। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी सूअर पालने लगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या पालने लगे, भेड़ बकरी सूअर जैसे जानवर अपने घर के नज़दीक आने लगे और उन्हें उत्साह करने लगे। जैसे जानवर झुंड में रहते हैं और ज़्यादातर घास खाते हैं, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा की। जो बड़े जानवर हैं झुंड में रहते हैं उन्हें आकर्षित किया चारा डालकर। तो फिर उन जो जानवर उनके पालतू बन गए, उनकी सुरक्षा की जंगली जानवरों से। ठीक है, उन्हें धीरे धीरे पालतू बना लिया अपनी तरफ आकर्षित कर। और ये एक है बसने की प्रक्रिया। ये बसने की प्रक्रिया क्या है, लोगों द्वारा पौधे उगाए और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। अपनाए गए जो पौधे तथा जंगली जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। जो वो जंगली जानवर वो पालते थे वो जंगल के जानवरों से भिन्न होते थे। जैसे भेड़ बकरी जंगली जानवरों से भिन्न है। ठीक है,
उनके जंगली जानवरों से भिन्न है। और वो जंगल में क्या रहते, शेर, चीता, हाथी और जानवर रहते हैं, वो थोड़े आक्रामक होते हैं, ताकि मार देते हैं, मतलब इंसानों को ही मार देते हैं। ऐसे जानवर नहीं थे जो इंसानों को ही मार दिए, ठीक है। उन्होंने ऐसे जानवर रखे जो कम आक्रामक हो, जो कम मारे, ठीक है। इसी वजह से बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन पौधों का चुनाव करते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, जैसे ही उसे मजबूत डंठल अनाज के पके भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखते थे ताकि फिर उसे उगने के लिए क्या किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। ऐसे पौधे जैसे गेहूँ हो गया, मोटा अनाज है, चावल हो गए, धान चावल मोटा अनाज है, ऐसे उन्होंने पौधे बीजे ताकि उन्हें उनका भंडारण भी आसानी से किया जा सके। उन्हें जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए, ठीक है। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखो ये किसी सूअर का दांत है, जो जंगली सूअर का दांत है, और ये जो पालतू है उसका दांत है, ठीक है। ये जंगली सूअर का दांत है, तो हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है, कितना बड़ा दांत है इनका। और जो घर में पालते हैं वो छोटे होते, कम मारने वाले होते हैं, ठीक है, मतलब मारते ही नहीं है, कम क्या मारते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरे दुनिया में धीरे धीरे चली। यह करीबन 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम आज जो भोजन करते हैं वह बसने की प्रक्रिया की वजह से है। पर कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूं तथा जौ आती हैं। इससे सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, ठीक है। फसल क्या है, गेहूं और जौ, और जानवर क्या है, कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी। नेक्स्ट है नवजीवन, एक जो नवीन जीवन शैली है। तो ये अनाज है, ठीक है, जिसका भंडारण करते थे बीज के रूप में। तुम किसी, ये एनसीईआरटी वालों की एक बात बोलो, तुम लिखती, इसमें आप लिखो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझा जाती है। और ये जो तुम लिखते हैं ना, ये गलत बात है, ये आप लिखा करें, ठीक है। किसी पौधे के बीज को बोकर देखो तो तुम पाओगे कि इसे विकसित होने के लिए कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, माह, फिर जहाँ कुछ साल लगते हैं। जैसे कि हम धान की फसल उगाते हैं, राइस, ठीक है, चावल, तो उसे उगने में कितने मंथ लगते हैं, 6 मंथ लगते हैं। अब तो कुछ किस्में आ गई हैं जो 100 दिन में पक जाती है, कुछ 90 दिन में पकती हैं, ठीक है, और कुछ 6 मंथ में पकती हैं। और जो गेहूँ होता है उसे कितने मंथ लगते हैं, 5 से 6 मंथ लगते हैं, ठीक है, 5 से 6 मंथ उसे उगने में। जब हम उसे उगा देते हैं, बीज बो देते हैं, तो उसे उगने में, काटने में टाइम जो जाता है वो 5 से 6 मंथ का जाता है, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने भी कोई फसल भी होगी, बीज ही डाले होंगे बीज, तो उसे उगने में और पकने में टाइम लगा होगा। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत से काम शामिल थे। देखो भाई, फसल बीज दी, अब उन्हें वहीं रहना पड़ेगा ताकि कोई फसल खा ना जाए, उनका पौधा ख़राब ना हो जाए, उसमें कोई दूसरी घास ना उग जाए, मतलब खरपतवार, जैसे जानवर ना खा जाए, या चिड़िया ना, जब पके तो चिड़िया ही ना खा जाए, ठीक है। उन्हें एक जगह पर रहना पड़ा, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी, एक जगह पर नहीं रहते थे क्योंकि वो मांस खाते थे, जो पेड़ से फल मिला वो खा लिया। लेकिन अब क्या है, अब वो फसल उगाने लगे थे, फसल उगाने के लिए उन्हें एक जगह पर रहना ज़रूरी था, ठीक है। कटाई के बाद अनाज का भंडारण भी बहुत ज़रूरी था। अब देखो, बहुत सारा अनाज उन्होंने इकट्ठा कर लिया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोज़ रोज़ नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए उन्हें एक स्थान पर टिके रहने की आवश्यकता थी, ठीक है। आज के भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक। जो उन्होंने अनाज बोया था, उन्हें बीज और अपना जो खान पान करना था उसके लिए बचा के रखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरियाँ बुनी, या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। भंडारण कैसे किया, उनका स्टोरेज कैसे किया, या तो मिट्टी के बर्तन बनाए बड़े बड़े, टोकरियाँ बुनी, या फिर धरती में ही कोई गड्ढा खोद के उसमें अनाज भर दिया। फिर आ गया जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडारण, ठीक है। जो खाद्य भंडारण है वो क्या है,
जानवर भी उस टाइम का लोग खाते थे, तो उनकी नीड पूरी होती थी खाने की। जानवर बच्चे देते थे जिससे इसकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो इसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, पशुपालन भी भोजन के भंडारण का एक तरीका था, अब भी है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं आरंभिक कृषक और पशुपालन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत कृषकों और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। यह पूरा उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण कहाँ पे मिले हैं? पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। जो जी हमें साक्ष्य मिले हैं कि लोग पशुपालन करते थे और कृषि भी करते थे। ठीक है, फसलें भी बोते थे। तो कृषक और पशुपालन की बस्तियां भी थी। इसे जांच में वैज्ञानिक ने खुदाई में मिली हैं, जिसमें पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन जो उन्होंने वहाँ से बेसिकली मिले पौधे और पौधे मिले, जो उनके बीज मिले खुदाई में, और पशु की हड्डियाँ मिली, उनके नमूनों से इसका अध्ययन किया गया कि किस टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, इसे सबसे रोचक बात क्या है? जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए। जो वहाँ से अनाज मिला है वो जला हुआ मिला है, पता नहीं किसी हादसे में जल गया या फिर जानबूझ के जलाया गया। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से हमें पता लगता है कि उपमहाद्वीप में भिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। वैज्ञानिक भी जानवरों की हड्डियों वैज्ञानिकों ने जानवर की हड्डियाँ की भी पहचान की है। ठीक है, तो बेसिकली एनसीईआरटी में वही लिखा है जो रिसर्च के बाद मिला है। ठीक है, हमें तब भी कह पाते हैं कि ये मिला है, इसके आधार पर ये वहाँ तब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ होगा। ठीक है, नीचे अब ये दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। हड्डियाँ और अनाज और उसके पुरस्थान जहाँ पे ये मिला है। जो ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ओहो, गेहूँ, जो भेड़, बकरी और मवेशी, मेहरगढ़ आधुनिक, ये पाकिस्तान में चला गया। चावल, जानवर की हड्डियाँ के टुकड़े, ये कोलवाड़, मतलब ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो आधुनिक अब का उत्तर प्रदेश है। तो नेक्स्ट है चावल, मवेशी, जो पशु पक्षी, मिट्टी पर जो खुदरे के निशान हैं, जो फसल भी होगी। महगढ़, ये कहाँ है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में। गेहूँ और दलहन, गुफा करल, ये कश्मीर है, गुफा करल। ठीक है, ये कश्मीरी में है। अब जो नहीं, ये जो आधुनिक लिखे हैं ये आपके टाइम में है। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये क्या मिले? बुर्ज होम, जो आधुनिक किस में है? कश्मीर में। नेक्स्ट है गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिरौंदा कहाँ है? ये आधुनिक बिहार में, चिरौंदा आधुनिक बिहार। ज्वार, बाजरा, मवेशी जो भेड़, बकरी, सूअर जो पालते थे घर में, क्या बोलते हैं इसको, पालतू। हलूर, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये पल्ल्यालम्मी, यहाँ कहाँ है? ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में। प्यामपल्ली, ठीक है, ये प्यामपल्ली है। यह कहाँ है? उत्तर आधुनिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। प्यामपल्ली आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो इसे सिर्फ कुछ जगहों, इनमें से कुछ जगहें ताज़ा इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में। तो आप इसे एक बार एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम काम जो एग्ज़ाम आएगा उसमें काम आएंगे, क्या पता पूछ ही ले। ठीक है, नेक्स्ट है स्थायी जीवन की ओर। अब मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि वो एक जगह पर नहीं टिके रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह और शिफ्ट होते रहते थे। ठीक है, और अब ये स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। जो रिसर्चर है, कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घर के निशान मिले हैं। वुड्स होम, जो आपके कश्मीर में है। लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिसे वुड्स होम क्या होता है? घर जो नीचे बनते थे। ठीक है, ज़मीन के नीचे।
गतवास मतलब वही हो गया बुर्ज जिसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठंड के मौसम में का तब उस टाइम में ना ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। अब मौसम परिवर्तन हुआ है, वेदर बहुत चेंज हो गया है उस टाइम से लेके अब हज़ारों साल बाद, ठीक है। तो रिसर्चर हैं वो झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर जा फिर बाहर खाना पकाते थे, ठीक है। तो उन्हें क्या मिला है, एक तो गड्ढे वाले घर मिले हैं, बुर्ज होम यानी गर्तवास। गर्तवास क्या होता है, लोग नीचे रहते हैं ज़मीन के नीचे रहने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई थी नीचे उतरने के लिए। तो ठंड के मौसम में और गर्मियों के मौसम में वो आग जलाते थे। वो आग जलाने के साक्ष्य उन बुर्ज होम से मिले हैं और बाहर भी मिले हैं। गर्तवास का ठीक है, बहुत सारी जगह से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो पूरा प्रशांत काल है उसमें उपकरण से भिन्न है, इसलिए ये नव प्रशांत युग का माना जाता है। इसलिए वह औजार भी हैं ऐसे भी औजार हैं जिसकी धारा की ओर अधिक पैनी करने के लिए उस पर पालिश चढ़ाई गई हो। जो उसकी धार है उसे पैनी करने के लिए एक पालिश चढ़ाई गई है। औखली और मूसल का प्रयोग दानों तथा वनस्पतियों से प्राप्त अनाज अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस तरह प्राचीन प्रस्थान युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है और कुछ औजार जो थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो इसमें बेसिकली इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उस टाइम में जो औजार थे वो जो पिछले टाइम में मिले हैं उसके मुकाबले अधिक धारदार थे। धारदार बनाने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। उखली और मूसल भी मिला है जिसमें अनाज कूटते हैं, ठीक है। वनस्पतियाँ जहाँ अनाज को पीसा जाता है, अब भी कुछ पर्टिकुलर एरिया में ये किया जाता है, ठीक है। तो ये हड्डियाँ मिली हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कभी कभी इन पर अंकित मतलब कुछ उकारा भी गया है। बर्तन का उपयोग ये मिला है चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करते थे। लोग गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। कौन कौन सा, चावल, गेहूँ और दलहन दालें जो। इसे साथ साथ अब लोग कपड़े की बुनाई करने लगे थे जिसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे, ठीक है। क्या यह परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए थे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ यहाँ कई इलाकों में स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण का काम करते थे, वही अन्य लोग हजारों साल में दरमियाने धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाया। बहुत जगह पर लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपना जीवन चलाया करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही ज़माने में सब पूरी जो हमारी धरती है इस पर खाना मतलब जो खेती करनी शुरू कर दी, पशुपालन शुरू कर दी, नहीं, ये धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। हमारे काल में भी ये अब जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ये धीरे धीरे आ रहा है। अमेरिका हमसे बहुत आगे है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो हम उससे पीछे हैं और पाकिस्तान लगा लो हमसे भी पीछे है, ठीक है। अफ्रीकन जो कंट्रियाँ हैं वो उनका तो बुरा ही हाल है। ऐसे हम नहीं कह सकते भी एक बार में भी सारा डेवलपमेंट हुआ, नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। वो भी बताऊँगी कितने साल लग गए, नेक्स्ट आएगा। अब ये एक दिया हुआ है मटका, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखते हैं? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि उस टाइम में इसमें क्या रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अब आगे इनके रिचुअल्स, रीति रिवाज, अन्य रीति रिवाज। तो विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जो कृषि और पशुपालन समूह में रहते थे जिन्हें जनजातियाँ कहते थे। विद्वानों ने पाया गया है कि लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते जो समता पहले से प्रचलित है, ठीक है। जैसे हम मानते, हमें नहीं पता, किसी भी फेस्टिवल किसी छोटे बच्चे से पूछ लो, कुछ तो पता होता है पर पूरा पता नहीं होता हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। ऐसे ही हम भी अब उन परंपराओं को ऐसे ही मानते आ रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज मानते थे। इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है। अब जनजातियाँ क्या हैं? जनजातियों के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर जो थे परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे और इस तरह से परिवारों के समूह मिलकर जनजातियाँ बनाते थे। एक परिवार, दो परिवार, उनके ही परिवार मिलके क्या बन गए? जनजाति। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रहण, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशा अपनाते थे। अस्कर जो महिलाएं थी खेती का सारा काम करती थी, ठीक है, खेती का सारा काम करती थी जिसमें ज़मीन तैयार करना, बीज बोना, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल था। बच्चे पौधों की देखभाल करते थे और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। महिला फसल
को जो फसल को छाट कर मतलब अनाज कूटती थी, फसल को साफ जो अनाज आता था उसे साफ करके फिर उसको पीसती थी। पुरुष आमतौर पर पशुओं और बड़े झुंड, जो बड़े बड़े पशुओं के झुंड थे उसे चराते थे। छोटे बच्चे छोटे झुंड को चराते थे। ठीक है, जहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष मिलकर करते थे। ऐसे उसी तरह से मिलकर बर्तन बनाना, टोकरी बुनना, औजार, झोपड़ी बनाने का काम भी साथ साथ करते थे। नाच गाना, घरों की सजावट और इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। तो जनजातियाँ कैसे बनी, अब ये भी बड़ा मैटर चल रहा है आजकल भी। ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट का ये गलत कर गए वो, बाकी तो ठीक सारा काम कर गए। ये जनजातियाँ बना के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो ये काम कैसे बांटते थे उनके द्वारा जो काम बांटा, जो एक तो जो भी खेती करते थे, पशुपालन करते, मछली पकड़ते थे। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने अपने काम बांट कर रखे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ अन्य जो नेता मान लिए जाते थे। सबसे भयंकर यही है, ये लोग हैं। ठीक है, ये अनुभवी वृद्ध व्यक्ति या नौजवान जोधा या फिर पुरोहित होते थे। कौन कौन होते थे? या तो वो वृद्ध मतलब ज़्यादा एज्ड होते थे, या फिर वो यंगर होते थे, या फिर वो वॉरियर मतलब जोधा होते थे। तो ज़्यादा उम्र वाली जो महिलाएं थी उनको भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। महिलाओं को भी, जो ज़्यादा बुद्धिमान होती थी उन्हें भी जो वहाँ के मैन थे उनके बराबर समझा जाता था। जनजातीय और संस्कृति परंपरा बहुत प्रसिद्ध थी, समृद्ध थी तथा विशिष्ट होती थी। तो इनकी सभी भाषा, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल होती थी। वे अपने देवी देवता, उनके अपने अपने देवी देवता होते थे। ठीक है, हर एक जनजाति का अपना देवी देवता। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति माना जाता था। इसका प्रयोग सभी एक समान करते थे और गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं था। इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न है और अन्य समाजों के बारे में तुम ठीक है आगे पढ़ेंगे। तो जो ज़मीन थी मतलब वह एक जगह से पानी का स्रोत है, वहाँ सब लोग पानी भरने जाएंगे, अमीर गरीब वाले तो बात ही नहीं थी। ठीक है, सब सामूहिक तौर पर इकट्ठा रहते थे, इकट्ठा खाते थे। जो भी सोर्स मिलता था, चाहे वो पानी का था, वो ग्रास था, वो कुछ भी था, वो इकट्ठा मिल बांट कर खाते थे। बहुत अच्छे लोग थे। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मेहंदरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब मेहरगढ़ में जो पाकिस्तान में रह गया है, अब वो कैसे रहते थे और जीवन से मृत्यु तक क्या क्या करते थे। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बुलंदरा था। उसके पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। ये पाकिस्तान में चला गया। अब एक दरा है, बेसिकली बहुत हरा भरा स्थान है। या स्त्री पुरुष ने इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी पालन शुरू किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर्टिकुलर जगह पूछेगा तो बता देना भाई। ये कौन सा है? मेहरगढ़ है संभावित स्थान जहाँ स्त्री पुरुष ने सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। तो नेक्स्ट है, यहाँ खुदाई से सबसे पहले जहाँ वहाँ खुदाई की गई रिसर्चर्स ने तो क्या मिला? जानवरों की हड्डियाँ मिली, हिरन और सूर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली बाद में। और इसके बाद भेड़ बकरी भी की हड्डियाँ भी वहाँ से मिली। उससे ज़्यादातर मवेशी की हड्डियाँ मिली हैं। बेसिकली इस जगह से ना ज़्यादातर हड्डियाँ ही मिली हैं। किस किस की मिली है? सूर की मिली है, भेड़ बकरी की मिली है, जो मवेशी पालते थे और उनकी भी मिली, जैसे सूअर हो गया। ऐसा लगता है कि जहाँ लोग मवेशी पालन का काम करते थे, ये भी हो सकता है कि एक जगह पर वो पशुपालन करते हों और दूसरी थोड़ी दूर जगह पर वो रहते हों। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वहाँ इंसानों की हड्डियाँ बहुत कम मिली हैं। मेहरगढ़ के अलावा चौकोर और आयताकार के घरों के भी अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर के चारों ओर उससे ज़्यादा कमरे और इसमें कुछ संभावित भंडार के काम आते थे। ठीक है, 4 कमरे थे और ज़्यादा भंडारण के काम आते थे, जो स्टोरेज करते थे अपना अनाज। नेक्स्ट है पहले और बाद के स्तर। जब पुरातात्विक किसी जगह की खुदाई करते हैं तो उसे कैसे समझा जाए। ठीक है, ये समझा रखा है ये चित्र के द्वारा। मान लो कि ये समतल भूमि आ गई। सबसे पहले आमतौर पर जहाँ रहते हैं वह घर टूट कर, एक बार हम घर तोड़ते हैं फिर उसे दोबारा बनाते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घर के आसपास जमा हो जाता है। इसी कारण से बस्तियों की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों बाद यह ज़मीन एक टीला बन जाती है। इसलिए यह टीले की खुदाई करते हैं और जो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है, इसलिए
उसके बाद का सतर बाद के जुगों का होता है उसके, ठीक है। ये देखो, ये पहले घर बनाया, ठीक है, उसके ऊपर मलबा आ गया, मिट्टी आ गई, घर नीचे चला गया, फिर उसके ऊपर एक और बना दिया, मतलब कुछ टाइम बाद वो घर टूट गया, फिर ऊंचा बनाएंगे। अब हम भी घर ऊंचे ऊंचे करके बना रहे हैं ना, ज़्यादा ऊंचे लेवल पर बना लिया, ठीक है। तो फिर ये घर उस रिसर्चर ऐसे ही खुदाई करते हैं। सबसे जो निचली सतह होती है उसमें जो प्रमाण मिलते हैं वो सबसे पुरानी सभ्यता की होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मृत्यु के बाद। सामान्य मृतक के सगे संबंधियों उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तब के ज़माने में बोलते थे कि लोग मर जाते हैं लेकिन उसके बाद एक नया जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र ऐसी है जिसमें मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। समता यह परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। भाई गेहूँ ज्वार रख देते, बकरी रखने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है, उनके रिचुअल थे, ठीक है। कब्र में क्या रख दी गई, बकरी रख दी ताकि वो आके जाके बकरी खाए, ठीक है, बकरी ही खाए, ठीक है। ये भाई घर हैं उनके, ये घर देख लो, ये है, एक रूम है, 2 है, 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें थोड़ी बात पता क्या बताऊँ, रूम है, ठीक है, इसमें रूम है और फिर आगे जाकर रूम है, ये रूम है और ये शायद इसमें ये भंडारण करते होंगे, इसमें ये रहते होंगे, ठीक है। आज के घर से थोड़ा मैं बताती हूँ कैसे डिफरेंट है। इसमें लिखा ना, मेरे घर के घर शायद ऐसे दिखते हैं जो तुम्हारे, सॉरी जो ये गलत लिखते हैं, तुम आप लिखा आपके जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर में क्या समानता है। समानता तो नहीं है, मैं डिफरेंस बता देती हूँ। हमारे घर जो होते हैं ना आजकल, उन्हें सेपरेट रूम चाहिए होता है सबको, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रूम में रूम नहीं होगा, ये एक डिफरेंस मैंने बता दिया। अब आप बताएंगे नेक्स्ट जो है, ये देखिए, तो ये चित्र है मेरगढ़ की कब्र का, ये कंकाल है, उसके साथ बकरियां रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग होर्डिंग, ठीक है। जो दार्जिलिंग होर्डिंग है वो पुराना चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की ओर एक पहाड़ी है। ये एक पहाड़ी पर है, या खरल और मूसल, ठीक है, कौन सी है, खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जो लोग थे वो अनाज उगाते थे। साथ ही साथ यह भी जेटाइट पत्थर भी मिला, जो जेटाइट पत्थर मिला है संभावित चीन से लाया गया है। जो जेटाइट पत्थर है वो एक तरह का चीन में पाया जाने वाला पत्थर है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त यह पूरा स्थान मतलब अति प्राचीन लकड़ी कस्टम, ठीक है, जो भी है ये कस्टाश्रम, ठीक है, कस्टाश्रम, ये प्राचीन लकड़ी है जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है। ऐसी लकड़ी होती है ना जो बहुत सख्त हो जाती है, इसमें पानी वगैरह या इन्वायरमेंट का प्रभाव हो तो वो क्या बहुत मजबूत बन जाती है और पत्थर बन जाती है। इससे औजार और बर्तन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कस्टस लकड़ी याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी लकड़ी थी जो मिली थी ये, ठीक है। नेक्स्ट है अनियंत, ठीक है, एज एटलाइट में ठीक है, उसमें बताया गया है तुर्की नवपाषाण युग में सबसे प्राचीन पुरस्थल में चतल हुंग तुर्की, ठीक है। ये हुंग तुर्की में एक स्थान है जहाँ दूर दराज स्थानों से लोग एक जैसे तुर्की का स्थान है जहाँ दूर दराज से चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाए गए चमकीले पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपें, जो सीपियाँ होती थी वो लाते थे, कौड़ियाँ लाते थे और चमकीले पत्थर लाते थे। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। जो भी पहिए वाले जो हम आजकल लेके घूमते हैं, जो वो बैलगाड़ी भी नहीं था, ठीक है। लोग सामान खुद जानवरों की पीठ पर लाद कर लाते जाते थे। देख लीजिए कितनी दूर दूर से वो सामान लेके आते थे। बोलते हैं ना शौक का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही, ठीक है। चमकदार पत्थर, कौड़ियाँ, कहाँ भूमध्य सागर, कहाँ लाल सागर, ठीक है, जो कहाँ सीरिया तुर्की में ला रहे हैं सीरिया से, ठीक है। तो देखिए तब कोई बुलेट मोटरसाइकिल नहीं होगी इनके पास, ना ही कोई फॉर्चूनर होगी, फिर भी ये ऐसे सामान जानवरों की पीठ पर लाद कर ले आते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की, शायद ख़त्म हो गया, ठीक है, हाँ। अब ये देख लेते हैं बसने की प्रक्रिया। जो पशु और उनके समान पशु पक्षी पालते थे और अनाज उगाते थे उसे क्या बोलते हैं, बसने की प्रक्रिया।
और महेंद्रगिरी की बस्ती का आरंभ कब हुआ? 8000 साल पहले। देखो 12,000 साल से 8000 कितने गैप आ गया? 4000 साल लग गए उन्हें बसने के लिए। कितने? 4000 साल। ठीक है, इतने साल लग गए उन्हें एक जगह पर टिक के रहने के लिए। ठीक है, इतना इंतज़ार किया उन्होंने अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, जिस रूप में आज हम रहते हैं अपने घरों में स्टेबल। ठीक है, कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है, एक टाइम में एक ही चीज़ पर्टिकुलर समय में नहीं हो पाती। ठीक है, बदलाव के लिए बहुत सारा लंबा टाइम चाहिए, बदलाव है करना है तो। ठीक है, जैसे कि इन्होंने घूमते घूमते घर बसाना शुरू कर दिया, लेकिन टाइम कितना लगा? 4000 साल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी आपको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ पीयूष साइनिंग ऑफ। टेक केयर।